प्यारे बच्चों, 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, इसी स्लोगन के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद भी उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पदार्थ तथा पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे और कोई भी पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है उसको समझेंगे। तो अपने इस पाठ को प्रारंभ करते हैं पदार्थ से। पदार्थ क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ हमारे आसपास, हमारे वातावरण में इतनी सारी चीज़ें हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, ये सभी पदार्थ होती हैं। और सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो कहीं न कहीं जगह घेरती हैं, कहीं न कहीं उसमें भार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, आकाश है, पृथ्वी है, पवन, सूर्य, पानी इत्यादि हमारे आसपास कमरे में, खिड़कियाँ, दीवारें, ईंटा, नल, ये सब क्या हैं? सब के सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। और हमारा वातावरण, जो हमारा वातावरण है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस समय, इसके चारों ओर क्या है? चारों ओर पदार्थ ही पदार्थ है। हवा है, पानी है, खिड़कियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, गाय भैंस हैं, घास है, कंकड़ पत्थर हैं। तो ये सब का सब क्या है? ये सब के सब पदार्थ हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे वातावरण में जो पदार्थ हैं उसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? वातावरण। तो हमारे वातावरण में क्या क्या चीज़ होती है? हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स यानी जीव जंतु, मनुष्य, ये सब भी एक प्रकार का पदार्थ होते हैं, पदार्थों से मिलकर ही बने होते हैं। हवा, एयर, वाटर, सॉइल, मिट्टी, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, ये सब के सब क्या हैं? सब के सब पदार्थ हैं। इसके अलावा देखिए, जानवर, जितने भी तरह के जानवर हैं, छोटे से लेके माइक्रोब्स से लेके और बड़े बड़े जानवरों तक, ये सब के सब पदार्थ कहे जा सकते हैं, कहे जाते हैं। प्लांट्स, तरह तरह के पौधे, पेड़ हो, झाड़ी हो, ये सब के सब पदार्थ है। तो कुल मिला के हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो किसी न किसी तरह से पदार्थ का ही एक रूप है। चलिए, पदार्थों को अब वर्गीकरण करते हैं, पदार्थ को बांटते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं वर्गीकरण क्या होता है। अब देखिए, हमारे आसपास तरह तरह के पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मिट्टी है, सूर्य है, पवन है, हवा है, पानी है। इन सबको हम एक ही तरह का पदार्थ तो नहीं कह सकते। तो पदार्थ अपने रंग, रूप, गुण, संरचना इत्यादि के आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं। तो सामान्य रूप से हम पदार्थों को 2 भागों में बांट देते हैं, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ, यानी भौतिक वर्गीकरण तथा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में क्या करते हैं हम लोग? भौतिक वर्गीकरण किसी पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर किया जाता है। बाह्य संरचना में हम क्या देखते हैं? उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार इत्यादि, इन सब के आधार पर हम उसको बांटते हैं। और रासायनिक संरचना में क्या देखते हैं? उसकी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब क्या है? कि वो पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो उसकी आंतरिक संरचना कहलाती है। तो आंतरिक संरचना के आधार पर भी हम पदार्थों को अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। तो देखिए, बाह्य संरचना के आधार पर यानी भौतिक आधार पर हम पदार्थों को बांट सकते हैं। नंबर 1, ठोस पदार्थ। नंबर 2, द्रव पदार्थ। और नंबर 3, गैस पदार्थ। यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम
पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैस में बांट देते हैं। इसी तरह से रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना यानी उसकी आंतरिक संरचना कि वो पदार्थ किन प्रकार के कणों से मिलकर बना है, या उसके अंदर क्या क्या संरचना है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसकी रासायनिक संरचना कैसी होती है, अंदर से वो कैसा होता है। तो आंतरिक संरचना के आधार पर हम पदार्थों को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में बांट देते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस, 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी बाहर से देखने पर, बाह्य संरचना के आधार पर, रंग रूप के आधार पर पदार्थों को हम 3 भौतिक अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? तो पहले इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी पदार्थ हो वो विभिन्न या समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को अणु या परमाणु कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक अणु या परमाणु एक स्फीयर है। अब इसको सॉलिड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉलिड के केस में देखिए, ये सारे अणु, ये सब ठोस के अणु हैं, ये एकदम पास पास हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं। तो एक दूसरे से एकदम पास पास कब होंगे? जब इनके बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल होगा। तो ये प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, यानी अर्थात ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। और इनके बीच में खाली जगह ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम, मिनिमम होती है। उदाहरण देखिए, ईंट, लकड़ी, कांच, पत्थर और विभिन्न प्रकार की धातुएं। तो हम अपने आसपास बहुत सी ठोस चीज़ों को अनुभव करते हैं। पदार्थ की दूसरी अवस्था है द्रव। द्रव अवस्था को भी हम अपने आसपास काफ़ी अनुभव करते हैं। द्रव अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम, और जो खाली जगह होती है वो ज़्यादा होती है। उदाहरण देखिए, जैसे पानी, तेल, शहद, दूध, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल और डीजल, और हमारे शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, खून, ये भी एक द्रव है। शरीर में पाया जाने वाला यूरिन, पेशाब, पसीना, ये भी द्रव के उदाहरण हैं। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। तो हम अपने आसपास गैस की इस अवस्था का भी अनुभव करते हैं। गैस की अवस्था में पदार्थ के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में ये जो खाली जगह है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी अधिकतम खाली स्पेस होता है, और इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो उदाहरण देखिए, धुआं, भाप, हवा, ऑक्सीजन, इन सभी कैसी अवस्थाओं को हम अपने आसपास अनुभव करते हैं? धुएं को, हवा को, भाप को और ऑक्सीजन जो कि हवा में मिली होती है। रासायनिक गुणों के आधार पर हम इनकी तुलना करते हैं ठोस, द्रव और गैस की, कि ठोस, द्रव और गैस के जो मुख्य गुण होते हैं वो क्या हैं। तो ये देखिए, ये एक ठोस की अवस्था है जिसमें पदार्थ के सारे कण पास पास एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में ये थोड़ी थोड़ी खाली जगह है। तो इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है जो एक दूसरे को बांधे रहता है। ठोस के कणों के मध्य बहुत कम अंतराण्विक स्थान, यानी खाली स्थान बहुत कम होता है। ठोस का आयतन तथा आकार निश्चित होता है। द्रव की अवस्था की बात करते हैं, द्रव के गुणों की बात करते हैं। तो द्रव में कणों में ज़्यादा दूरी होती है, यानी इनके बीच का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है और गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। खाली स्थान भी ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है और गैस की तुलना में कम होता है। तो ठोस से कम तथा गैस से अधिक आकर्षण बल इसमें पाया जाता है। और दूसरा, अंतराण्विक अवकाश की बात करें, खाली जगह की बात करें, तो ठोस से काफ़ी अधिक होता है और गैस से कम होता है अंतराण्विक स्थान। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। अब आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, इस बात को कैसे समझेंगे? तो 1 लीटर दूध ले लीजिए, 1 लीटर दूध को ग्लास में डाल दीजिए। तो 1 लीटर दूध को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा। लोटे में डालेंगे तो लोटे का शेप एक्वायर कर लेगा। थाली में डालते हैं
तो थाली का शेप एक्वायर कर लेगा, यानी जिस बर्तन में हम उसे डालेंगे उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है। इसलिए इनका आयतन तो निश्चित है 1 लीटर, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। ये द्रव का गुण होता है, और द्रवों में बहने का गुण होता है, फ्लो करने का गुण होता है। द्रव को कहीं भी डाल देंगे तो वो एक जगह दूसरी जगह बहने लगता है। तीसरा, गैसीय अवस्था के गुण। तो इन्हीं तीनों गुणों से हम इसकी भी तुलना करते हैं। गैसीय अवस्था में गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी इनके बीच में जो खाली जगह होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है जो इनको बांध के रखता है वो ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। इसीलिए गैस को किसी भी जगह पर छोड़ा जाता है तो वो पूरे आयतन को एक्वायर कर लेता है। तो इनके कणों के मध्य नगण्य आकर्षण बल होता है, अधिकतम अंतराण्विक अवकाश खाली जगह होती है, इनका आकार भी अनिश्चित होता है और इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। पदार्थों को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के समूहों में बांट लेते हैं, जिसमें नंबर 1 ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, यानी जल में घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला है घुलनशील पदार्थ। तो घुलनशील पदार्थ का मतलब क्या हुआ, उसके नाम में ही छुपा हुआ है। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें हम घुलनशील पदार्थ या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, चाक, पाउडर, ये सब क्या है, ये सब पानी में घुल जाते हैं, तो इन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अघुलनशील पदार्थ। जो पदार्थ जल में डालने पर घुलते नहीं हैं उन्हें हम अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा है, तेल है, मिट्टी है, ये सब पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, घुलता नहीं है। दूसरा देखिए, जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को कैसे बांटेंगे। जल के सापेक्ष भार का मतलब है कि जल के सापेक्ष कोई भी पदार्थ ज़्यादा भारी है या कम भारी है, तो उसके आधार पर हम पदार्थों को फिर दो भागों में बांट लेते हैं। पहला तो जल से हल्की, यानी जल से हल्की तैरने वाली वस्तुएं। तो जल से हल्की वस्तुएं, जो वस्तुएं जिनका वजन जल से कम होता है, पानी से कम होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। जैसे तेल है, मोम है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, नाव है, रबर है इत्यादि। दूसरी टाइप की वस्तुएं कौन सी हैं, जल से भारी, यानी ऐसी वस्तुएं जो जल से भारी होती हैं, तो जो भारी हैं वो जल में डूब जाती हैं। जैसे पत्थर है, लोहा है, कांच है इत्यादि। ये सब इनका वजन जल से ज़्यादा होता है, इसलिए ये पानी में डूब जाती हैं। पारदर्शिता के आधार पर अगर हम पदार्थों को बांटते हैं, तो पारदर्शिता का मतलब आर पार दिखना। पारदर्शिता के आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच है, जल है इत्यादि। कागज़ के आर पार भी दिखता है लेकिन बहुत कम दिखता है, साफ कागज़ हो तो दिख जाएगा। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता है, जैसे लकड़ी है, कागज़ है, दफ्ती इत्यादि। तीसरा पारभासी पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार यानी प्रकाश के पार होने का आभास होता है। कहने का मतलब क्या है कि जिन पदार्थों के दूसरी तरफ प्रकाश जाता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में जाता है, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ धुंधली दिखाई देती है, ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़, और पेंट लगा हुआ कांच, पेंट लगा कांच, पेंट लगा कांच, और जो शीशा हम लोग देखते हैं जिसमें पीछे पेंट लगा होता है, ये सभी पारभासी पदार्थ में आते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें तेल लगा हुआ कागज़ और पेंट लगा हुआ शीशा या कांच। चुंबक के गुण के आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं और चुंबक में चिपक जाते हैं, जैसे लोहे से बनी हुई वस्तुएं, जैसे कील हो गया, नट बोल्ट हो गया। इसके अलावा निकिल है, कोबाल्ट है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा है अचुंबकीय पदार्थ। तो जैसा इसका नाम है अचुंबकीय पदार्थ, यानी जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी है, कागज़ है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब चुंबक में चिपकता नहीं है। कठोरता के आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में बांट लेते हैं, कठोर पदार्थ और मुलायम पदार्थ। तो कठोर पदार्थ का मतलब क्या है, जो काफ़ी कठोर हों, ठोस हों,
जिनको मारने पे चोट लगे, जैसे धातुएं हैं, लकड़ी हैं, पत्थर है, ईंट है, कांच है इत्यादि। मुलायम पदार्थ जिनको दबाया जा सकता हो, जो मुलायम हो, जैसे रबर है, स्पंज है, कपास है, ऊन इत्यादि, ये सभी मुलायम पदार्थ हैं। रसगुल्ला है। अब पदार्थ की रासायनिक संरचना की बात करते हैं। यानी अभी जैसा मैंने पीछे आपसे कहा था कि सारे के सारे पदार्थ मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं। इन मूलभूत कणों या मूलभूत इकाई को अणु कहते हैं, और ये अणु भी उससे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो परमाणु है, जिसको हम एटम कहते हैं, ये सबसे छोटा, सूक्ष्मतम, न विभाजित होने वाला, क्रियाशील यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तुरंत क्रिया करने की कोशिश करता है। सूक्ष्मतम अविभाज्य क्रियाशील कण होता है जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ये परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ये अणु भी सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, विभाज्य होते हैं, यानी अणुओं को हम परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी क्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न कंडीशंस में, दशाओं में हम इसमें क्रिया करा सकते हैं। तो ये जो अणु है, ये आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ अणुओं से बने होते हैं, अणु परमाणुओं से बने होते हैं, और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है पानी का। पानी, तो मैंने आपको बताया था पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो ये हमने पानी ले लिया। अब इस पानी से एक बूंद ले ली, इस बूंद का भी फार्मूला वही होगा H2O। इस बूंद को बहुत छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया, इसका भी फार्मूला यही होगा H2O। तो H2O एक अणु है, लेकिन इस अणु को जब हम इसके परमाणुओं में तोड़ते हैं तो ये H2O अलग अलग हो जाता है। यानी H2O 2H और एक O से मिलकर बना होता है। तो ये जो सूक्ष्मतम इकाई इसकी है वो परमाणु कहलाती है। तो HHO ये इसके परमाणु हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा अणु है H2O, ये 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। इसी तरह से दूसरा देखिए, एक चॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चॉक का फॉर्मूला होता है CaCO3, रासायनिक सूत्र। CaCO3 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए तो भी इसका फार्मूला यही होगा CaCO3। पाउडर में बदल लीजिए तो भी इसका फार्मूला यही होगा CaCO3। अब इस CaCO3 क्या, ये एक अणु है। इस अणु को जब हम इसके परमाणुओं में तोड़ते हैं और छोटा करते हैं तो कैल्शियम को अलग कर देते हैं, कार्बन को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तो ये जो कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन अलग अलग हुआ है ना, यही परमाणु कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाक परमाणु कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इन परमाणुओं की जब हम बात करें तो परमाणु के बारे में हम जानिए, सूक्ष्मतम कण आँख से दिखाई भी नहीं देता है, अविभाज्य कण होते हैं, लेकिन ये परमाणु भी मिलकर बने होते हैं 3 मूलभूत कणों से। और ये 3 मूलभूत कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। अब इसकी संरचना को अगर हम देखें तो इसके सेंटर में एक धन आवेश, सारा का सारा धन आवेश सेंटर में होता है, यानी सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र में होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर घूमता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है, सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन ग्रहों को हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। और सूर्य क्या है? हमारा नाभिक है। और इस नाभिक में क्या क्या है? सारा धनावेश, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक परमाणु की संरचना को हम सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको परमाणु के बारे में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।